नमस्कार, कैपिटल टॉक में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वतंत्र जैन। आज हम बात करने जा रहे हैं महंगाई के आंकड़ों पर और महंगाई की हकीकत पर। आंकड़े दिखा रहे हैं कि भारत में महंगाई की दर है वो लगातार पिछले एक साल में कम होती दिख रही है। सीपीआई जो इंडेक्स था वो लगभग 7 के आसपास था, 7+ 7+ था, और वो अब जो लगभग 4.3 फिर 4 4 साढ़े 4 के आसपास आ गया है। यानी पिछले एक साल में 3.26% की इसमें गिरावट है। और अब जो खाद्य जो महंगाई है वो उसमें आंकड़े दिखा रहे हैं कि पिछले एक साल में लगभग 10% की गिरावट है। यानी महंगाई बढ़ने की दर इस क्षेत्र में अगर घटी नहीं है तो कम से कम बढ़ने की दर कम हो गई है ओवरऑल। और इसी तरह से पेट्रोल डीजल की अगर बात करें तो पेट्रोल डीजल जो पिछले अक्टूबर 2020 में लगभग अगर डीजल की बात करें तो डीजल आपको 80 रुपए में मिल रहा था, वो आज 104-105 रुपए में जयपुर में मिल रहा है। और जो 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 पेट्रोल है वो 88-89 रुपए मिल रहा था, वो आज यहाँ पर 112-113 रुपए मिल रहा है। तो इस तरह से पेट्रोल डीजल लगभग 25-25 रुपए महंगे हो गए हैं। माना जाता है कि पेट्रोल डीजल, जो हमारे अर्थशास्त्री हमें बताते आए हैं और पढ़ाते आए हैं, कि पेट्रोल डीजल का जो असर होता है वो स्पाइरल असर होता है। लॉजिस्टिक्स के लेकर हर चीज में उसका असर आता है, क्योंकि भाड़े में लेकर, लॉजिस्टिक में लेकर, आपके आने जाने में, आपकी कुछ भी कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है उसके कारण उसकी बढ़ जाती है, और इसका महंगाई पर बहुत बड़ा असर आता है। तो ऐसे समय में जबकि पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहे, और इस महीने में तो खास रूप से लगभग एक 20 दिन में ही 5-6 रुपए बढ़ चुके हैं डीजल। ऐसे समय में कैसे संभव हो रहा है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और महंगाई का जो लेवल है वो कम हो रहा है? और दूसरी तरफ जो फूड जो जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है, होलसेल प्राइस इंडेक्स चौंकाने, मतलब कम से कम मुझे तो चौंकाने वाली बात लगती है कि सीपीआई से अधिक बना हुआ है। सीपीआई से जनरली, मैं जहां तक मैं जानता हूँ, सीपीआई से जनरली डब्ल्यूपीआई कम रहता था। इस पर भी बात करेंगे कि कैसे डब्ल्यूपीआई सीपीआई से ज्यादा बना हुआ है, लंबे समय से ज्यादा बना हुआ है। और इस चर्चा में हमारे साथ देश के मशहूर अर्थशास्त्री जुड़ रहे हैं, वित्त शास्त्री जुड़ रहे हैं, जानकार जुड़ रहे हैं। मैं आपको परिचय कराता हूँ। हमारे साथ हैं प्रोफेसर चरण सिंह, जो कि आरबीआई के पूर्व चेयर रह चुके हैं आईआईएम बेंगलोर में, और आप जाने माने देश के अर्थशास्त्री और लेखक हैं, विचारक हैं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर अमन अग्रवाल, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस में प्रोफेसर हैं, निदेशक हैं, और आप वित्त फाइनेंस इंडिया के संपादक भी हैं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर वीर विजय सिंह जी, जो कि राजस्थान का अर्थशास्त्र का एक बड़ा चेहरा, और साथ साथ आप विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी में फिलहाल वाइस चांसलर हैं। आप सभी लोगों का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रोफेसर बीबी सिंह जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सर, राजस्थान में सर स्पेशली सबसे अधिक पेट्रोल डीजल के भाव हैं पूरे देश में। अगर आप ओवरऑल तुलना करें, स्पेशली डीजल के भाव सबसे अधिक हैं, जिसका माना जाता है कि ट्रांसपोर्टेशन पर एक स्पाइरल असर आता है। आपको लगता है कि ये जो आंकड़े हैं ये विश्वसनीय हैं किसी तरह से, कि आप ऐसे समय में जबकि डीजल के भाव बढ़ रहे हैं और उस समय आप महंगाई घटते देख रहे हैं, सरकार कह रही है कि महंगाई काबू में है, ये सर दो 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 तरफा चीजें कैसे चल रही हैं? तुरंत पहले जो आप बात कर रहे हैं उसमें डिटेल में जाने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि जिस डब्ल्यूपीआई की हम बात कर रहे हैं, जिस इन्फ्लेशन की बात हम कर रहे हैं, वो हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। एक इंडिकेशन हो सकता है कि हम करीब करीब 700 आइटम्स की बास्केट है, उसका हम प्राइस करेक्शन करते हैं, जिसमें प्राइमरी आर्टिकल्स हैं, फ्यूल एंड पावर उसका एक छोटा सा हिस्सा है, और उसी के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स हैं। अब ये जो आप कह रहे हैं कि साहब एक डीजल महंगा हो रहा है, तो डीजल एक महंगा होना एक कंपोनेंट हो सकता है, लेकिन दूसरे आइटम्स में अगर प्राइसेस घटना शुरू करती हैं, जैसे कि एक लीन पीरियड हम मानते हैं कि लास्ट मंथ में फूड आर्टिकल्स की, वेजिटेबल्स की प्राइसेस ज्यादा थी। अब जब फूड प्रोडक्ट्स की जो प्राइसेस घटना शुरू हुई हैं, तो सर्टेनली वो एक नेगेटिव कंपोनेंट आया, तो उससे एक इन्फ्लेशन घट सकता है। दूसरी बात जो मैं डिस्कशन से पहले ही कह रहा था कि जब हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करते हैं, वहां भी डब्ल्यूपीआई सीपीआई का बेसिक इंपैक्ट नजर आता है कि एक तो आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, कि होलसेल मार्केट से हम रिटेल मार्केट तक जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, उसमें डीजल प्राइसेस का एक कंपोनेंट है। जब वो कंपोनेंट ज्यादा आता है तो दूसरा कंपोनेंट एक और भी है कि रिटेलर अपना मार्कअप क्या रखता है। मैं 10% मार्कअप रखना चाहता हूँ, 12% मार्कअप रखना चाहता हूँ,
तो इन दोनों को मिलाकर बेसिकली फैक्टर निकलता है कि मार्कअप हो सकता है कि जो मार्कअप हो वो कम हो रहा हो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ने के साथ साथ। ये बढ़ते हैं कि डीजल कंट्रीब्यूट करता है, बट डीजल का या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का या फ्यूल एंड पावर का जो शेयर डब्ल्यूपीआई में है वो अन्य चीजों के तुलना में कम है, इसलिए हमें दिखता है कि डब्ल्यूपीआई डिक्लाइन हो रहा है पेट्रोल बढ़ने के साथ साथ। ओके, प्रोफेसर चरण सिंह जी, मैं सर आपसे पूछना चाहूंगा कि ऐसे समय में जबकि भारत की ग्रोथ रेट बढ़ रही है, ग्रोथ रेट माना जाता है कि जब भी बढ़ती है तो महंगाई भी बढ़ती है, पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ रही है, पूरी दुनिया में महंगाई जो जो जिसको कहा जाता है क्वांटिटेटिव ईजिंग के कारण बढ़ रही है। तो जब पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ रही है, ऐसे समय में भारत में महंगाई घट रही है, ये आंकड़े आपको प्रैक्टिकली ठीक लगते हैं क्या? तो जैसे अभी अभी प्रोफेसर वीवी सिंह जी ने बताया है, जब हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो ये एक चीज सोच के रखनी है कि जितने भी आंकड़े हैं एक कंजम्पशन बास्केट के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो कंजम्पशन बास्केट में कुछ पदार्थ हैं, उन आंकड़ों, उन पदार्थों के आंकड़ों पे हम लोग एक अंदाजा लगाते हैं कि कहाँ पे ये दर जा रहा है, कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है। अभी हमारे अपने देश में पिछले हफ्ते दोनों आंकड़े आए हैं, एक आया है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और एक आया है होलसेल प्राइस इंडेक्स। अभी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो आया है वो दिखा रहा है कि 4.35% ओवरऑल हमारा इन्फ्लेशन रेट है कंज्यूमर प्राइस अगस्त का, और जो फूड का है वो उससे भी, वो तो 1% से कम है। अभी बात यह है कि कहाँ पे कीमतें बढ़ रही हैं दुनिया भर में और हमारे देश में। तो जैसे अभी पेट्रोल की बात आपने भी की, वीवी सिंह जी ने भी की कि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं और वो दिख रहे हैं, पर सबसे बड़ी बात है एडिबल ऑयल्स, जो हमारे सोयाबीन ऑयल है, पाम ऑयल है, उनके भी दाम बढ़ रहे हैं। उनके दाम क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि मलेशिया में थोड़ा क्लाइमेट प्रॉब्लम आया है, कुछ लेबर शॉर्टेज आया है कोविड के कारण, तो इसलिए उनके दाम बढ़ रहे हैं। और सोयाबीन के भी दाम बढ़ रहे हैं क्योंकि साउथ अमेरिका में और मिड वेस्ट अमेरिका में फिर कुछ क्लाइमेट का प्रॉब्लम आया, अनसीजनल रेन आया है, तो सोयाबीन के दाम बढ़ रहे हैं। तो सरकार ने क्या किया है, दोनों दामों को कंट्रोल करने के लिए एक तो इम्पोर्ट ड्यूटी कम कर दी, उसके बाद कहा पोर्ट्स पे अगर स्टॉक पड़ा है तो जल्दी से पोर्ट में क्लियरेंस करिए। अब ये जो पाम ऑयल है ये 180 दिन लेता है प्रोडक्शन से लेके ऑयल बनने में, और सोयाबीन जो है वो 100 दिन लेता है। तो सरकार ने क्या किया, 11,000 करोड़ रुपए दे दिए कि जल्दी से टेक्नोलॉजी यूज करिए और प्रोडक्शन यूज करिए इन दोनों का। तो कुछ महीनों से दुनिया भर में एडिबल ऑयल का रेट बढ़ा हुआ है, प्राइजेस जो पेट्रोल के हैं वो भी बढ़े हुए हैं दुनिया भर में, सिर्फ हमारे देश में नहीं बढ़े हुए हैं। तो अब जब ऐसी स्थिति पूरी दुनिया में बढ़ी हुई है और सबको पता है कि ये कोविड के रिलेटेड ये सारा कुछ है, तो इसलिए इसमें घबराने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि दुनिया भर में सब लोग यही कह रहे हैं कि कोशिश करिए, इसमें इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की जरूरत नहीं है, टाइटनिंग की जरूरत नहीं। आपने ग्रोथ रेट से उसको करेक्ट किया, तो अब देखिए अगर प्राइसेस बढ़े तो हम लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं प्राइसेस को अरेस्ट करने के लिए। जब हम लोग इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो लोन पे फर्क पड़ जाता है, ग्रोथ पे फर्क पड़ जाता है ना। लोग हाउसिंग लोन नहीं लेंगे, कार लोन नहीं लेंगे, तो उनकी प्रोडक्शन पे फर्क पड़ जाएगा। पर जब पता हो कि मलेशिया के कारण एडिबल ऑयल, साउथ अमेरिका और मिड वेस्ट अमेरिका के कारण सोयाबीन ऑयल, और मिडल ईस्ट के कारण ये हमारा दूसरा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, और कमोडिटी में भी कुछ दिक्कतें आ रही हैं क्योंकि सप्लाई चेन में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, शिपिंग से प्रॉब्लम आ रही है। जब पता हो कि ये टेम्परेरी कारण है तो फिर हमें रिजर्व बैंक को कह के इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि सबको पता है ये थोड़ा सा उछाल है, टाइम से ये संभल जाएगा। लेकिन आपने तो एक जैसा कि मुझे महसूस हुआ, आप ये कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है, चिंता की बात नहीं है। महंगाई बढ़ने, सरकार तो ये कह रही है कि महंगाई कम हो रही है, सरकार के आंकड़े बता रहे हैं कि महंगाई कम हो रही है, आप तो ऐसा बता रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है, कोई चिंता की बात नहीं है। जो महंगाई के आंकड़े आप देख रहे हैं, तो इसमें अगर अंदर जाके भीतर देखेंगे तो एडिबल ऑयल का और पीओएल का रेट बढ़ा है, पर अगर आप एग्रीगेट में देखेंगे तो महंगाई कम हुई है। कहाँ पे कम हुई है? अगर आप लेटेस्ट आंकड़े सीपीआई के देखेंगे
तो वेजिटेबल्स एंड एडिबल ऑयल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में कम हुई है, मैन्युफैक्चर्ड कमोडिटीज में कम हुई है। तो जैसे वीवी सिंह जी भी बता रहे थे, मैं भी शुरू में कह रहा था कि कंजम्पशन बास्केट होती है। पूरी जितने भी हम लोग पदार्थ एक महीने में कंज्यूम करते हैं, कोई जरूरी नहीं कि इस कंजम्पशन बास्केट के अंदर हो। इस कंजम्पशन बास्केट से हम लोग एक अंदाजा लगा लेते हैं। जैसे एक पतीला चावल का बन रहा है, हम पूरे चावल खा के नहीं देखते हैं कि पके हैं कि नहीं, हम एक दाना उठाते हैं। उसी तरीके जब हम ये आंकड़े बनाते हैं इन्फ्लेशन के, एक सैंपल साइज होता है, वो उसमें कमोडिटीज होती हैं, उसके बेसिस पे करते हैं। इस पूरे सैंपल साइज में कुछ पदार्थों की कीमतें बहुत बढ़ी हैं, एडिबल ऑयल और पीओएल में, बाकी सबकी कम हुई है। अभी एक बात और, जब आपने ये प्रश्न दोबारा पूछा है तो उसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि यस, अगर पिछले महीनों से देखें तो यहाँ पे इन्फ्लेशन कम हुई है। पर अगर आप वैसे रिजर्व बैंक के आंकड़े देखें तो रिजर्व बैंक अभी साफ कह रहा है कि शुरू में 2 और 6% के बीच वो इन्फ्लेशन को नापता था और 4 पे उसको सेंटर करता था। पर अभी रिजर्व बैंक क्या कह रहा है, पूरा बैंड को मैं देख रहा हूँ, अभी सेंटर पॉइंट को इतना नहीं देख रहा हूँ। तो अगर आप कंपैरेटिव देखेंगे तो हाँ, इस जो अभी अभी दोनों आंकड़े आए हैं डब्ल्यूपीआई के और सीपीआई के, दोनों थोड़े कम हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जी प्रोफेसर अमन अग्रवाल, डब्ल्यूपीआई और सीपीआई में कोई कनेक्शन है क्या? क्योंकि डब्ल्यूपीआई इन दोनों बड़ा दिख रहा हुआ है, सीपीआई कम दिख रहा है। और जहां तक मेरा परसेप्शन है, जहां तक मैं देखता आया हूं कि जनरली डब्ल्यूपीआई कम होता था, सीपीआई ज्यादा होता था। ये उल्टी गंगा इन दोनों बहती दिख रही है। इसका कुछ कनेक्शन है? देखिए, पहली बात तो जो आप इन आंकड़ों से देखने की कोशिश कर रहे हैं वो वृद्धि की बात है। जब हम ये परसेंटेज ग्रोथ की बात है, इसका मतलब ये नहीं कि इन्फ्लेशन कम हो गया है या महंगाई कम हो गई है। अगर एक चीज 1 रुपए की थी, अगर वो 10% से बढ़ती तो 1 रुपए 10 पैसे की होती, पर 10% की जगह 9% से बढ़ी तो 1 रुपए 9 पैसे की हुई है। तो इसलिए ये नहीं हुआ है कि महंगाई कम नहीं, महंगाई बढ़ने की दर कम हुई है, महंगाई दर कम हुई है। तो एक तो चीज समझनी जरूरी है। दूसरी बात जो उन्होंने बात करी आज कि फूड बास्केट में 12% की जगह डब्ल्यूपीआई 10% के करीब आई है, आज ही रिपोर्ट आई है ये। उसमें ये दिखाती है फूड के अंदर जो इन्फ्लेशन था वो उसका जो रेट था वो कम हुआ है। उसके और कारण है, इसलिए नहीं है कि जो है महंगाई कम हो गई है, पेट्रोल के दाम कम हो गए या ट्रांसपोर्टेशन कम हो गया या सरकार ने बहुत सारा सामान खरीद लिया तो इसलिए मार्केट में माल आ गया बहुत ज्यादा। उसका कारण वो नहीं है। उसका कारण ये है कि काफी हद तक डिमांड उस प्रोडक्ट्स की लोगों ने कम कर दी है अपने बजट को सिंक्रोनाइज करने के लिए, अपने बजट्स को करने के लिए, कंजम्पशन कम करने के लिए। उसकी वजह से हमें फूड इन्फ्लेशन कम गिरता नजर आया है। तो इसलिए जो पिछली 2 बार में जब आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी आई, आरबीआई गवर्नर साहब ने, शक्तिकांत दास ने कहा साफ तौर पे कि हमें, सरकार को कहा, चेतावनी भी दी एक तरीके से कि हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो फ्यूल प्राइसेस हैं, जो पेट्रोल और डीजल के हम दामों की बात करते हैं, उनको भी कम करना, हमें रोकना कैसे सरकार करे वो उसके हाथ में है, उसको कम करना बहुत आवश्यक है। इस बार की मॉनेटरी पॉलिसी में उन्होंने ये भी कहा कि इन्फ्लेशन जरूर, हमें रेट ग्रोथ कम होती नजर आई है, जबकि पहले डर था कि बढ़ेगी और वो कम होती नजर आई है। पर अभी भी उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल के दामों के ऊपर नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। इसका मतलब साफ है, पहली बात कि जो पेट्रोल और डीजल है जिसे हम कोर फ्यूल में नहीं लाते हैं, ओवरऑल जो कोर इन्फ्लेशन होता है उसमें नहीं लेते हैं। ये कोर इन्फ्लेशन की जो टर्म थी, एलन ग्रीनस्पैन जी ने इजाद की थी 1980s के अंदर, 70s और 80s में। और उससे क्या इंपैक्ट हुआ, उससे अमेरिका का डोल्ड्रम 1990s में हमें देखने को मिला। वो कोर इन्फ्लेशन टर्म तो स्टैटिस्टिकली ठीक थी कि अगर कोई चीज में उछाल आ रहा है तो उसको थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए, फिर बाद में उसको बास्केट में ले आइए ताकि हम उसको देख सके। क्योंकि अगर हम अपना बीपी देख रहे हैं और एकदम से बढ़ गया चिल्लाने की वजह से, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा वो नॉर्मल बीपी है, पर उसको वापस तो लेके आइए। तो 1970s में पहले उन्होंने फ्यूल को हटाया, फिर उन्होंने जो है फूड को हटा दिया 80s के अंदर, और फिर 1990s में फिर भी कहा अमेरिका का इन्फ्लेशन 4% है, जबकि इफेक्टिव इन्फ्लेशन 6.5-7% था। तो उससे जो है बैंकिंग स्थिति सारी बिगड़ गई और हमें देखने को मिला जो 1990 में हुआ। अगर इस तरीके से जब आरबीआई गवर्नर भी रिपोर्ट कर रहे हैं तो दोनों इन्फ्लेशन रिपोर्ट करते हैं वो कि कोर इन्फ्लेशन ये है और जो बाकी ओवरऑल इन्फ्लेशन है वो ये है, वो स्थिति ठीक है, ताकि लोगों को पता चल सके कि ठीक है कि मामला कहां तक जा रहा है, इन्फ्लेशन कहां तक जा रहा है ना। दूसरी चीज जो ये है कि जो इन्फ्लेशन अभी आ रहा है वो काफी हद तक
पेट्रोल और डीजल उसका जो बास्केट है बहुत ज्यादा है। आपने WPI और CPI का अंतर पूछा। एक आम आदमी के लिए समझना जरूरी है कि WPI होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, मतलब जो मंडियों में प्राइस मिल रही है उसके बेसिस पे स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट की जाती है, क्योंकि हिंदुस्तान में कंज्यूमर के ऊपर जाके नहीं कलेक्ट कर पाते थे क्योंकि कोई बिल ही नहीं मिलता था। एक रेडी वाला बेच रहा है वो बिल नहीं दे रहा, एक दुकानदार बेच रहा है वो बिल नहीं दे रहा, तो कैसे पता चलेगा कि कितने में बिक रहा है एक आम आदमी को। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 3-4 चीजों के ऊपर कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल होता था, और कुछ चीजों पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट कर पाते थे, जो वाइट गुड्स होते थे उन पे कर पाते थे, पर बाकी चीजों पे नहीं कर पाते थे। अब क्योंकि चीजें स्थिति बढ़ गई है, अब रिटेल शॉप्स आ गई है, रिटेल मार्केट आ गई है, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी हमें मिलने को अब दिखाई दे रहा है। पहले सिर्फ होलसेल प्राइस इंडेक्स मिल पाता था क्योंकि मंडियों तक हमें पता था कि मंडी में किस रेट पे वो बेच पा रहे हैं और किस रेट पे बिक रहा है। आज की डेट में भी सरकार दोनों कैलिब्रेट करती है, CPI भी और WPI भी। कुछ चीजों में WPI ज्यादा बेटर रहता है बिकॉज वो मंडी से माल आया, मंडी से जब एक मार्केट में बिका तो वो ज्यादा निर्धारित रहता है, क्योंकि और फैक्टर्स भी आते हैं, जैसे मंडी में बिका और वो किसी और क्षेत्र में जाके बिक रहा है, किसी और स्टेट में जाके बिक रहा है, उसमें बहुत सारे ऐड हो जाते हैं। इसीलिए जो डिफरेंस आप CPI और WPI में देख रहे हैं वो आज होता था। पहले जो था कुछ बेसिस पॉइंट्स का डिफरेंस दोनों में देखने को मिलता था हमें CPI WPI में, जिसमें CPI हमेशा ज्यादा रहता था, WPI कम रहता था। बट क्योंकि ये फैक्टर्स देखने को मिल रहे हैं इसलिए हमें WPI और CPI के अंतराले में कुछ उल्टा सीधा दिखाई देने को मिल रहा है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि इन्फ्लेशन नहीं है या इन्फ्लेशन बहुत कम हो गया है। दूसरी चीज जो मैं आपके द्वारा कहना चाहूंगा कि ये जो इन्फ्लेशन है, सरकार के पास बड़े सारे माध्यम है इसको कंट्रोल करने के, और अब जो इस समय इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। 1.5 साल में इतना जरूरी नहीं था, 2 कारणों से। पहला कारण यह था कि हम डिफ्लेशनरी स्टेट में थे 2020 के अंदर कोविड की वजह से, तो एक आर्टिफिशियल इन्फ्लेशनरी फैक्टर डालना बहुत जरूरी था जो सरकार ने डाला। और क्योंकि ज्यादातर महकमे जो काम कर रहे थे या ज्यादातर मूवमेंट जो काम कर रहे थे वो 2 तरीके के थे, या तो सरकारी महकमे काम कर रहे थे या फिर जो ट्रांसपोर्ट एजेंसीज हैं वो काम कर रही थी सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए। तो क्योंकि जो डीजल पेट्रोल खरीदा जाता है वो ज्यादातर सरकारी की महकमों में खरीदा जाता है, तो वो एक तरीके से एक पॉकेट से दूसरे पॉकेट में पैसा जा रहा था, तो इसलिए इतना उन्होंने चिंता नहीं किया। पर आज की डेट में जिस तरीके से ये बढ़ रहा है उस तरीके से बढ़ते हुए एक आम आदमी को, और हमने ये देखने को इसीलिए मिल रहा है कि जो फूड इन्फ्लेशन है, जबकि त्योहार आ रहे हैं, चीजें बढ़ रही हैं, लोग आज इस समय खरीदते हैं, त्योहारों के टाइम पे, नवरात्रों के टाइम पे खरीदते हैं, उसके बाद शादियों का समय आ रहा है उस समय खरीदते हैं, पर फिर भी इन्फ्लेशन नहीं बढ़ रहा। जबकि नॉर्मल ट्रेंड अगर हम पिछले 20-25 साल का देखें, इन महीनों में आके इन्फ्लेशन नॉर्मली बढ़ता ही है, क्योंकि खरीदारी ज्यादा बढ़ती है, सप्लाई पैसे की मार्केट में बहुत ज्यादा आती है, जो सामान की पैदावार है वो कम होती है जबकि खरीदारी बढ़ रही होती है, तो नेचुरली इन्फ्लेशन बढ़ने का ट्रेंड आता है। जबकि आंकड़े बताने गिर रहे हैं, इसका मतलब जो कंजम्पशन है लोगों की वो उन्होंने बहुत सीमित कर दी है, कंट्रोल कर दी है, और उस कंट्रोल कंजम्पशन की वजह से हमें देखने को मिल रहा है। तो इसलिए ये कहना कि स्थिति बहुत अच्छी हो गई, मेरे लिए ठीक नहीं है। ग्रोथ हमारी बहुत अच्छी चल रही है। सिर्फ हिंदुस्तान की RBI ने नहीं कहा कि 9.5%, IMF ने भी कहा, मूडीज ने भी रेटिंग हमारी अपग्रेड करी है, वो भी दिखाता है। उसने ये भी कहा कि बैंक्स में जो रिस्क फैक्टर्स है वो कम हुए हैं, उससे भी बढ़ोतरी है। तो काफी सारे पॉजिटिव फैक्टर्स जो सरकार कदम ले रही है पिछले 6-7-8 सालों में, उसके नजर आ रहे हैं। पर पेट्रोल और डीजल के दाम पे ये इसको अनिवार्य है कि वो कंट्रोल ना करें, ऐसा नहीं चल सकता है, कदम लेना जरूरी है। 2 मैं पॉइंट और कहना चाहूंगा जब आप दूसरे प्रश्न पे जाएं। पहली चीज ये है कि मैं पिछले 10-12 साल से कहता आ रहा हूं अलग अलग चैनल्स पे कि जो पेट्रोल आज मेरी गाड़ी में डल रहा है वो 3 महीने पहले कच्चे तेल के दाम पे अंतरराष्ट्रीय मार्केट से खरीदा जाता है कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस के ऊपर, जिसमें 98 से 99% मेरी जो डिमांड है वो खरीदी जाती है कच्चे तेल मतलब क्रूड ऑयल के तरीके से अंतरराष्ट्रीय मार्केट में, जो अल्टीमेटली 1.5 से 2 महीना लगता है हिंदुस्तान पहुंचने में, फिर 1 महीना लगता है रिफाइन होके तेल पंपों में पहुंचने में, और फिर मेरी टंकी में डलता है, चाहे वो स्कूटर हो, बाइक हो या गाड़ी हो। तो जो आज का रेट है वो किसी तरीके से उसके ऊपर लागू नहीं होता है। पहले तो पिछली सरकार ने धांधलेबाजी कर दी, इसको डीरेगुलेट करके 2012 के अंदर और मार्केट मैकेनिज्म से कंप्लीटली मिक्स कर दिया। फिर इस सरकार में जुलाई 2017 में इसको डेली मैकेनिज्म से कर दिया। अरे भाई, जब मेरा पेट्रोल 3 महीने पहले आया तो आप डेली मैकेनिज्म से कैसे कर रहे हैं? और मैं सिर्फ 1 या 2% माल जो है आज डेली बंड से या किसी और एक्सचेंज से खरीद रहा हूं, तो उसके रेट पे मेरा जो पहले का तेल खरीदा हुआ वो कैसे आ जाएगा?
दूसरी चीज जो है इसके अंदर ये है कि जो टैक्सेस हैं, जो काफी लोगों ने कहे हैं, आज भी एक रिपोर्ट आई है उसके अंदर साफ कहा गया 58% से लेके 67-68% के करीब टैक्सेस हैं जो स्टेट और सेंटर के हैं। अरुण जेटली जी ने भी कहा जब जीएसटी लागू किया कि हम चाहते हैं, और पहली 2-3 मीटिंग में उन्होंने डिस्कस भी किया, बाद में अभी निर्मला सीतारमण जी ने भी लास्ट मीटिंग में जीएसटी की डिस्कस किया, पर इस बार जो डिस्कस किया वो केरला कोर्ट की वजह से डिस्कस किया, पर वो एक खाना पूर्ति कर दी कहने के लिए। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा रेवेन्यू किसी भी स्टेट को या सेंटर को जो आता है, पैसा रेवेन्यू कलेक्शन होता है, वो अल्कोहल और पेट्रोल से होता है, और वो उसको खोना नहीं चाहती है। उसके बाद जीएसटी और चीजें आती हैं। इसलिए अगर इसको हम जीएसटी में मूव करें तो इमीडिएटली लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि अगर ये प्राइस स्टेबलाइज कर गई हाई रेट पे, कल को सरकार ये टैक्सेस हटा भी दे, सेसेस हटा भी दे, कल को 110 की जगह 60 रुपए पे भी ले आए सरकार कम करके टैक्सेस, तब भी एक जो प्राइस मार्केट में आ गई है, जो मार्केट उपभोक्ता है, जो बनाने वाला है, वो उस चीज को, प्राइस को कम नहीं करेगा। मेरी सैलरी अगर बढ़ गई तो मैं उसे नहीं कहूंगा कि मेरी सैलरी को कम किया जाए। तो वो जो एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट इस तेल के दाम का होगा हिंदुस्तान के ऊपर, वो बहुत महंगा पड़ेगा। पर कैपिटा तो जरूर बढ़ जाएगी, खर्चे करने की क्षमता भी बढ़ जाएगी, जीएसटी कलेक्शन भी बढ़ जाएगा, पर जो इफेक्टिव ग्रोथ रेट के ऊपर एक आम आदमी के और अल्टीमेटली देश की ग्रोथ रेट पे इंपैक्ट आएगा, वो बहुत ज्यादा नेगेटिव होगा। ये सरकार ऑलरेडी इस साल के अंदर 4.6 लाख करोड़ के करीब कलेक्ट कर चुकी है 2020-21 में। अगर हम 4 लाख करोड़ भी लेके चले तो 20 लाख करोड़ के करीब पिछले 5 साल में इकट्ठा कर चुकी है ऑयल पूल अकाउंट में। उस पैसे को इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, उनको इस्तेमाल किया जा सकता है अगर जरूरत पड़े। उसकी अभी जरूरत नहीं है, पर किया जा सकता है। तो इस समय सरकार को देखना जरूरी है कि किस तरीके से प्राइस स्टेबिलिटी आए, इन्फ्लेशन कम हो, और एक आम आदमी की जो जिंदगी है, उसे जो 2 वक्त की रोटी मिलने की जो स्ट्रक्चर है, वो कंफर्टेबली मैनेज कर सके। अभी वो कर रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान में पैरेलल इकोनॉमी रही है, जिसकी वजह से 10 रुपए की जगह 15-20 रुपए है उसकी जेब में। बट वो कब तक 15-20 रुपए रहेंगे, उसका ये इन्फ्लेशन खाने में समय नहीं लेगा। और एक बार ये खा गया तो बहुत ज्यादा मुश्किल होगा सरकार के लिए भी, एक आम आदमी के लिए भी। तो इसलिए मेरे विचार में ये कंट्रोल करना सरकार के हित में। इतनी सारी जो अच्छी काम किए हैं इन्होंने, वो सब बिगड़ जाएंगे जब ये इतने हार्ड डिसीजंस ले सकते हैं, जो पिछले 60 साल में, 70 साल में अलग अलग सरकारें नहीं ले पाई। इनकी अपनी सरकार नहीं ले पाई डिसीजन, और इन्होंने इस सरकार ने लेके दिखाए हैं वो डिसीजन। जब वो किए हैं डीमोनेटाइजेशन के थ्रू, एक आम आदमी को एम्पावर किया कि वो डिजिटल फ्रेमवर्क में जाए, नहीं तो वो सिखा नहीं सकते थे। जीएसटी के थ्रू वन टैक्स फ्रेमवर्क में लाई, कश्मीर का मुद्दा बहुत हद तक रिजॉल्व करने की कोशिश करी है जी 370 को हटा के। तो इस तरीके के डिसीजन ये, तो जीएसटी भी लाना इनके हाथ में है और मुश्किल नहीं है। प्रोफेसर चरण सिंह जी, मैं आपसे फिर से आना चाहूंगा। आप आरबीआई में भी काम कर चुके हैं। जो सरकार के आंकड़े होते हैं सीपीआई के, डब्ल्यूपीआई के, उसके जो आम जीवन में जो हम महंगाई महसूस करते हैं, उससे कुछ संबंध भी होता है या नहीं होता है? क्योंकि ये आंकड़ेबाजी तो बहुत हो रही है कि 10% था, अब जो है ना सब सिर्फ आपका आके जो है ना सिर्फ जो 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 आपकी जो डब्ल्यूपीआई है वो तो काफी कम हो गई है। आपकी जो खाद्य प्राइस, खाद्य उपभोक्ता, खुदरा उपभोक्ता होती है, वो भी काफी कम हो गई है। तो ये सब कम होते गए हैं, लेकिन हमें पिंच उसकी महसूस नहीं होती, मतलब कि कम हो रही है, तो महंगाई दर कम, जो हमें चीजें आसानी से मिलना शुरू हो जाए। ये क्यों होता है कि जो है ना आपके महंगाई, मतलब चीजें हमेशा जो है ना महंगी ही लगती रहती हैं हमेशा, लेकिन महंगाई के आंकड़े जो है ना बताते हैं कि भाई बड़ी सुनहरी तस्वीर है, बड़ी हरियाली है। पहली बात तो ये कि जो डब्ल्यूपीआई सीपीआई में जो आपका पिछला प्रश्न था, उसमें अंतर क्या है। जैसे आपको बताया था कि कमोडिटी का बास्केट है, होलसेल प्राइस में करीब 750 के करीब कमोडिटीज होती हैं। जो सीपीआई है उसमें करीब 450 कमोडिटीज होती हैं। पहली बात ये। दूसरी बात, जो डब्ल्यूपीआई है उसमें जो कमोडिटीज है वो ज्यादातर मैन्युफैक्चर्ड कमोडिटीज हैं, फूड भी है। पर जो सीपीआई है उसमें सर्विसेज भी होती है, एजुकेशन भी होता है, रेंट होता है, हाउसिंग होता है, तो दोनों में अंतर रहता है। इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि दोनों एक दूसरे के साथ मिल के चलें। कभी कहाँ पर प्राइसेस बढ़ रहे हैं क्योंकि बास्केट अलग है, कमोडिटीज अलग हैं, तो इनके कभी कभी डब्ल्यूपीआई ज्यादा हो जाएगा,
कभी सीपीआई ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि कमोडिटीज अलग है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, आप अगर कहें कि जो जो ये आंकड़े दिखा रहे हैं क्या बिल्कुल उसी तरीके मैं महसूस करता हूं, नहीं। उसका कारण क्योंकि कमोडिटीज हैं, और ये जो पदार्थ उसमें डाल रखे हैं, आप देखिए आपकी अपनी जिंदगी में देखिए, आप कितने पदार्थ एक महीने में कंज्यूम कर लेते हैं, साल में कितने करते हैं। आप जो कंज्यूम करते हैं आपका ड्राइवर उससे अलग करता है और आपका मालिक उससे अलग करता है। तो ये जो WPI CPI होता है एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल होता है, पर पूरे का पूरा ना आप पे लागू होता है, ना आपके बॉस पे लागू होगा, ना आपके ड्राइवर पे लागू होगा। तो कोई भी इससे संतुष्ट नहीं होगा, कोई भी ये नहीं कह सकेगा हाँ मेरे पे पूरा लागू हो। तो इसलिए, पर इससे पॉलिसी मेकर को क्या मिलता है, एक अंदाजा मिल जाता है कि कहाँ पे ये सारा रेट चल रहा है, ये बढ़ रहा है, कम हो रहा है, कि स्थायी है, अपनी जगह पे कायम है। फिर सबसे बढ़िया फिर क्या तरीका है नापतोल करने का, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है तो फिर कैसे करना है। तो अगर इतना आसान होता तो फिर कोई भी रिजर्व बैंक का गवर्नर बन सकता है। उसमें बहुत तजर्बा चाहिए और बहुत एक्सपीरियंस के साथ समझ आता है कि अच्छा ये अगर इस तरीके रेट चल रहा है तो कौन सा हमारी सोसाइटी का हिस्सा क्या महसूस कर रहा है। अगर खाद्य पदार्थ की कीमतें बढ़ रही हैं तो बीपीएल के नीचे फेयर प्राइस शॉप्स के अंदर फूड कॉर्पोरेशन के जरिए आप खाना पहुंचा सकते हैं, जो पहुंचाया गया है। अगर प्याज के दर बढ़ रहे हैं, प्याज को फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर लाके किया जा सकता है। अगर एडिबल ऑयल्स के रेट बढ़ रहे हैं तो एडिबल ऑयल्स का, जैसे मैंने बताया, किस कहाँ पे सबसे ज्यादा असर पड़ता है, तो सरकार ने कैसे कदम उठाए। तो इन दोनों WPI और CPI से एक अंदाजा लगाया जाता है कि कहाँ पर दर जा रहे हैं। उसी तरीके जैसे पतीले में चावल भरे होते हैं, एक दाना उठाया जाता है, बिल्कुल उसी तरीके अंदाजा लगाने की कोशिश की जाती है। अब आपको भी पता है कि घर में कभी कभी आलू कच्चे रह जाते हैं, पर जो आलू आपने टेस्ट किया वो तो अच्छा फिस गया, पर बाकी जो थे वो थोड़े कच्चे रह गए। तो उससे आप ये अंदाजा लगाइए कि जब देश में लाखों पदार्थ बन रहे हैं, आपने सिर्फ सैंपल उठाया 700 और 450 का, तो कोई जरूरी नहीं है कि लाखों पदार्थ ये दोनों छोटे छोटे सैंपल के साथ चलेंगे। ज्यादातर चलेंगे। जैसे चावल ज्यादातर एक दाना निकालने से पता लग जाता है, आलू एक पकड़ने से पता लग जाता है, ज्यादातर होगा। पर हमेशा ऐसा होगा, हर पदार्थ के साथ ऐसा होगा, वो कोई जरूरी नहीं है। बिल्कुल। फिलहाल चर्चा में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक को लौटेंगे तो बात करेंगे कि प्रोफेसर सिंह से कि राजस्थान में क्या स्थिति है, और राजस्थान के अलावा ग्लोबल भी स्थिति बहुत मतलब लगातार चिंताजनक है कि पूरे दुनिया में हम देख रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है, और भारत उसमें कहाँ खड़ा है। क्या एक नई थ्योरी जैसे कि प्रोफेसर चरण सिंह दे रहे हैं कि अब ट्रांसपोर्टेशन की जो एफिशिएंसी बहुत अधिक बढ़ गई है तो उतना असर नहीं करती, क्यों हकीकत है क्या कि अब जो ट्रांसपोर्टेशन का एक जिसको कहते हैं कि स्पाइरल इफेक्ट आता था, क्या वो आना बंद हो गया है, क्या वो उतना चिंताजनक नहीं रही है। और सरकार की पॉलिसी का जो असर है कि सरकार बहुत सारा जो मुफ्त में अनाज दे रही है 5 किलो, उसका सचमुच में इतना असर है कि महंगाई पिंच नहीं कर रही है। फेस्टिव सीजन के मौके पर अगर ऐसा है तो सचमुच खुशी की बात है, इस बात करेंगे। कहीं मत जाइए, लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। शब्दों की जुगलबंदी, सीखने और जीतने का मौका। पत्रिका का अनूठा अभियान हिंदी है हम। हिंदी से जुड़ी 6 विधाओं में हिस्सा लें और पाएं आकर्षक पुरस्कार। आपकी कला को परखेंगी हस्तियां। प्रसून जोशी, स्वानंद किरकिरे, ईला अरुण, अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन, संपत सरल, अनुकल्प गोस्वामी। नियम और शर्तों के लिए पढ़ते रहिए पत्रिका। हर सदस्य यहाँ सुना रहा बदलाव की कहानी, क्योंकि परिवार ही है हमारी जिंदगानी। बदल गया है अपना परिवार, नया जैसा मिल रहा हर बार।
हेल्थ के टिप्स हो, चाहे आज के इस पेंडेमिक दौर में पॉजिटिव एनर्जी की संचार की बात हो, परिवार का परिशिष्ट जो आता है पत्रिका के साथ में, वो मेरे परिवार का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। आई कॉन्ग्रेचुलेट राजस्थान पत्रिका फॉर दिस वंडरफुल एफर्ट। थैंक यू। परिवार मैगजीन द्वारा हमें जहां हेल्थ टिप्स, हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या अच्छा है, मनोरंजक कहानियां बच्चों के लिए, इन सब परिवार के सभी लोगों का ध्यान रखा गया है कि जहाँ सब चीजों से बढ़कर संस्कार होता है, हर एक बात का कोई ना कोई आधार होता है, रिश्ते जहाँ आपस में मिलकर खिलखिलाते हैं, एक ऐसी ही जगह जिसका नाम परिवार होता है। परिवार के सदस्यों की सेहत को लेकर सजग रहने की सलाह होती है, तो आज से आप भी पत्रिका के परिवार अंक का सदस्य बनिए। बुजुर्ग लोगों के बारे में या किस तरीके से वो नई तकनीक, जो मैंने संस्करण अभी पढ़ा, वो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। अपना कॉलम हम खुद भी बना सकते हैं, जोड़ सकते हैं, तो मुझे यह भी चीज बहुत अच्छी लगी कि हम सभी महिलाएं उसमें ऐड हो सकते हैं। थैंक यू परिवार क्लब मैगजीन के माध्यम से हमें पत्रिका के द्वारा बहुत रोचक जानकारियाँ प्राप्त हो रही है। न्यूज़पेपर का वो सेगमेंट परिवार, वो मेरा बहुत ही ज्यादा फेवरेट है, बिकॉज मुझे लगता है कि ये सिर्फ एंटरटेनिंग सेगमेंट ही नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव सेगमेंट भी है। वॉइस, इंफॉर्मेशन और पार्टिसिपेशन, ये जो पेज है ये बेहद पसंद आता है, क्योंकि मैं इसमें कई चीजों को सीख पाता हूँ और कई जिंदगियों को देख पाता हूँ, पढ़ पाता हूँ। परिवार मुझे मेरे परिवार के साथ क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करने का मौका देता है, बिकॉज परिवार की एक खासियत है, उसमें सारी एज ग्रुप के लिए सब कुछ मटेरियल मिलता है। तो थैंक यू राजस्थान पत्रिका हमें परिवार प्रोवाइड करने के। ब्यूटी टिप्स, हेल्थ टिप्स, बच्चों के लिए डेफिनेटली बहुत कुछ है रीड करने के लिए, इवन मेल्स के लिए। तो ये मैगजीन ऐसी है जहां आप सपरिवार बैठ के इसको रीड कर सकते हैं और अपने परिवार को बहुत ज्यादा क्लोज ला सकते हैं। आपका अपना परिवार परिशिष्ट हर बुधवार पढ़ते रहिए पत्रिका। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे कि क्या जो लॉजिस्टिक जो लगातार एक इसका स्पाइरल इफेक्ट होता था, वो प्रोफेसर चरण सिंह कहना है कि काफी कुछ चीजें चेंज हो गई हैं, उसका स्पाइरल इफेक्ट उतना अधिक अब नहीं आता है, काफी कुछ टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है। प्रोफेसर सिंह, बीवी सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, सर आपको लगता है कि राजस्थान में के मामले में भी ये उतना लागू होता है? राजस्थान में महंगाई बढ़ते आपको नहीं दिख रही है, या फिर हकीकत में महंगाई उतनी बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है? और ओवरऑल जो वैश्विक परिदृश्य है उसके हिसाब से भारत की स्थिति कितनी संतोषजनक लगती है आपको महंगाई के पैमानों पर? जी, पहले तो मैं दो तीन चीजें जोड़ छोड़ कहने के बाद राजस्थान पर आता हूँ। पहली, जो दोनों वक्ताओं ने कहा कि हम गलती से सीपीआई या WCPI को पर्टिकुलरली कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स मान लेते हैं, कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नहीं है, क्योंकि जब हम CPI या WPI जनरेट करते हैं उसके लिए हर आइटम का वेटेज देते हैं। अब CPI में आपने 50% वेटेज दे रखा फूड आइटम्स को। हमें बताया कि सभी लोग 50% फूड पे पैसा खर्च नहीं करते हैं। हो सकता है कि मैं ज्यादा परसेंटेज हेल्थ पे खर्च करता हूँ, एजुकेशन पे खर्च करता हूँ और सर्विस पे खर्च करता हूँ, तो मुझे ये लगने लगता है कि मैं अलग तरीके से अफेक्ट हो रहा हूँ और मेरा नेबर अलग तरीके से अफेक्ट हो रहा है, जो सिंह साहब ने बात कही। तो पहली बात, इसीलिए एक इंडिकेशन है, केवल ये मान लेना कि वो सबको बराबर तरीके से परेशान करेगा, वो संभव नहीं है। दूसरी बात ये आ रही है कि जो अमन जी ने कहा कि पेट्रोल सब्सिडी जो है एक बड़ा इशू है और गवर्नमेंट ने हाई टैक्सेस इम्पोज की हैं। हमने एक वो काल भी देखा है जब एक ऑयल पूल डेफिसिट होता था, आप 10 लाख रुपए की गाड़ी लेके जाते थे और पेट्रोल हाफ प्राइस में सरकार भरती थी आपके पास, मींस आपके ट्रांसपोर्टेशन का आधा खर्चा सरकार देती थी और आप आधा गाड़ी दे रहे हैं, चाहे आप स्कूटी लेके जाइए और चाहे 10 लाख की गाड़ी लेके जाइए, आप में कोई डिफरेंशिएशन नहीं था। वो पॉलिसी भी गलत थी, बिकॉज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर, पर्टिकुलरली पेट्रोल के ऊपर जो किसी चीज को सब्सिडी देना, वो नॉन मेरिट सब्सिडी के अंदर आता है, क्योंकि पेट्रोल पर किसी तरह। सेकेंड बात, हम यहीं से फिर जोड़ते हैं, हम बात करते हैं एनवायरमेंट इंप्रूव करने की। एक तरफ आप पेट्रोल को सब्सिडाइज करें, डीजल को सब्सिडाइज करें और आप कहें कि हमारा एनवायरमेंट इंप्रूव करे, वो भी पॉसिबल नहीं है।
सो यहाँ से क्लियर कट है कि अगर पेट्रोल प्राइस बढ़ रहा है, एक एस्पेक्ट है जो कि हम बात करते हैं कि क्यों परेशान है लोग, क्यों लोग क्रिटिसाइज करते हैं इस बात को कि दोनों ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट ने इस पर टैक्सेस बहुत ज्यादा इम्पोज कर दिए हैं। एक रीजन समय लास्ट ईयर वो आया था कि पिछले साल जब पेट्रोल और डीजल की डिमांड नहीं थी, इंटरनेशनल प्राइसेस डिप हो रहे, तो सरकार ने कहा कि कोई बात नहीं है, प्राइसेस तो ऑलरेडी हाई हैं, हम उसी रेट पर रखते हैं करीब करीब, और हम इनको टैक्सेस के थ्रू जो है गवर्नमेंट का रेवेन्यू जनरेट करेंगे। मैं समझता हूँ उस बात को कि जिस समय इंटरनेशनल मार्केट प्राइसेस डिप किए, आपने टैक्सेस राइज किए जिससे कि आपका रेवेन्यू जनरेट हो सके। पेट्रोल की डिमांड भी नहीं थी, जब डिमांड ही नहीं है पेट्रोल डीजल की कोविड पीरियड के अंदर, तो नेचुरली आपका रेवेन्यू घट रहा है, स्टेट का भी घट रहा था और सेंटर का भी घट रहा था। अब अगर आप देखते हैं पिछले साल के कंपेरिजन में, तो करीब करीब पेट्रोल और डीजल का डिमांड 2 गुना हो चुका है। जब पेट्रोल और डीजल का डिमांड 2 गुना हो चुका है, सेल बढ़ रही है, तो स्टेट और सेंट्रल दोनों का टैक्स रेवेन्यू ऑटोमेटिकली राइज हो रहा है। कायदे से उनको जो टैक्स रेट कोविड पीरियड में हाई किया था, उस कोविड पीरियड टैक्स रेट को रिड्यूस करना चाहिए। बट क्योंकि गवर्नमेंट इसको मानती है कि हमारा रेवेन्यू सोर्स जनरेट हो रहा है, सो दे आर नॉट विथड्रॉइंग इट। कायदे से अब आज के दिन में जो है सिचुएशन नहीं है, हमें रिड्यूस करना चाहिए टैक्सेस का। मैं नहीं कहता हूँ आप पिछले टाइम पर आए, लेकिन सर्टेन परसेंटेज स्टेट सेंटर दोनों को देना चाहिए। बट स्टेट से जब आप बात करते हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट अपोज नहीं करती है कि पेट्रोल और डीजल जीएसटी में नहीं आने चाहिए, लिकर जीएसटी में नहीं आना चाहिए। ये स्टेट गवर्नमेंट अपोज करती है कि जीएसटी में हम किसी भी हालत में पेट्रोल, डीजल और लिकर को नहीं आने देंगे। रीजन ये है कि अगर स्टेट्स विड्रॉ करती हैं, रिड्यूस करती हैं, तो स्टेट्स कहती हैं कि हमारे पास ऑलरेडी स्टेट की फाइनेंसेस की हालत खराब है। दीज आर द ओनली रेवेन्यू सोर्सेज जो कि हमें कोविड पीरियड के अंदर जो हालात क्रिएट हुए हैं, या हम स्टेट का डेवलपमेंट चाहते हैं, या राजस्थान गवर्नमेंट की कहें, राजस्थान गवर्नमेंट कहेगी कि अगर हम फ्री मेडिसिन सर्विस देना चाहते हैं तो हमें ये रेवेन्यू चाहिए। तो न तो सेंट्रल गवर्नमेंट विड्रॉ करने को तैयार है, न स्टेट गवर्नमेंट विड्रॉ करने को तैयार है। फिर तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि ये नेशनल फिनोमेना नहीं है, ये ग्लोबल फिनोमेना है। दुनिया के हर देश में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से जो आप चाहे क्रूड ऑयल का लीजिए, चाहे मेटल्स का लीजिए, चाहे आप एडिबल ऑयल का लीजिए, इंटरनेशनली प्राइस राइज हो रहा है। और ये जो इंटरनेशनल प्राइस राइज है, या जो इनपुट प्राइस राइज है, वो मैन्युफैक्चर आइटम्स की कॉस्ट भी बढ़ाता है कि जब मेरे इनपुट्स महंगे हुए हैं तो मेरी कॉस्ट बढ़ेगी, तो नेचुरली उन प्रोडक्ट्स की प्राइसेस भी राइज होंगी। नाउ क्वेश्चन कम्स, जिसकी बात आती है कि डिमांड, कि लोगों ने इसलिए कम करना शुरू कर दिया कि प्राइसेस जाते हैं। ये रीजन नहीं है। मैं इस पे, क्योंकि हमारे पास कोई इस चीज की स्टडी नहीं है, एक स्टडी क्लियर कट है कि आफ्टर कोविड पीपल आर वेरी कॉशियस कि मैं पैसा अपना खर्च करूं या ना करूं, कि हो सकता है कल थर्ड वेव आए या कोई इमरजेंसी आए, तो उसके लिए मैं पैसे को सेव करके रखूं। ये ट्रेंड नजर आता है टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के ऊपर, कि मैं इस समय उतना फ्रीली खर्च नहीं करना चाहता हूं जितना मैं प्री कोविड पीरियड में करता था, या जिसको हम इकोनॉमिक्स कहते हैं डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन, कि मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है फिर भी मैं मार्केट में डिमांड क्रिएट करता हूं, वैसी डिमांड मार्केट में नजर नहीं आ रही। इसी के साथ में फिर ये उम्मीद किसी को नहीं जगाना चाहता हूं कि साहब आने वाले महीनों में इन्फ्लेशन घट जाएगा। इन्फ्लेशन डबल डिजिट, WPI डबल डिजिट में ही रहने की उम्मीद है 2021 के अंदर, क्योंकि जो प्राइस ट्रेंड है, ये ट्रेंड नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर हमें थोड़ा सा कम लग सकता है। क्योंकि हमें एक चीज नहीं भूलना चाहिए कि प्राइसेस राइज किसी बेस के ऊपर हैं। ये पिछले साल की प्राइसेस पर बेस्ड हैं, और पिछला साल हमारा कोविड पीरियड था, तो उनके ऊपर प्राइस राइज नजर आ रहा है। ये कोई आज का प्राइस राइज नहीं है, हम लास्ट ईयर से इनको कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए मुझे वेरिएशन मंथ टू मंथ नजर आ रहा है कि साहब घट गया। क्योंकि इस समय लास्ट ईयर ये चीजें महंगी थी, इसलिए मुझे लग रहा है कि इस साल हमारा WPI और CPI घट रहा है। नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर जो आपका नवंबर, दिसंबर, particularly अक्टूबर के बाद शुरू हो रहा है, उसके अंदर हो सकता है हमें रिलीफ नजर आए, क्योंकि लास्ट ईयर जो हमारा बेस था वो डिफरेंट था इन कंपेरिजन ऑफ अगस्त एंड सितंबर। तो आपका कहना है कि आगे आने वाले दिनों में महंगाई और घटेगी? घटेगी नहीं, ये डबल डिजिट तो रहेगा। अगर आप ये उम्मीद करें कि WPI और घट के 8% हो जाएगा, कि 7% हो जाएगा, या CPI से नीचे चला जाएगा, उसकी पॉसिबिलिटी आज के दिन में नजर नहीं आती। फिर आगे आप आए कि जब हम ट्रेड डेफिसिट का डेटा देखते हैं जो कल रिलीज हुआ है, ट्रेड डेफिसिट भी इंडिया का सीवियरली राइज हुआ है।
क्रूड हमने 3 गुना मंगाना शुरू कर दिया, और जिस आइटम की हम बात नहीं करते हैं, गोल्ड करीब करीब 8 गुना से ज्यादा डिमांड है लास्ट ईयर कंपेरिजन में। तो ऐसा नहीं है कि जो हम, और इंटरनेशनल फ्रेट प्राइसेस राइज हो रही हैं। जब इंटरनेशनल फ्रेट प्राइसेस राइज हो रही हैं तो आपके इंपोर्ट्स ऑलरेडी महंगे होंगे। फ्रेट बढ़ रहा है, प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो जिन चीजों का भी आप पहले से इंपोर्ट कर रहे हैं वो आइटम्स, चाहे वो इनपुट हो या फिनिश गुड्स हो, उनकी प्राइसेस ऑलरेडी राइज हैं। अब मैं लास्ट में कहना चाहता हूं, जो आपने राजस्थान की कही, राजस्थान दूसरे स्टेट से डिफरेंट नहीं है। जिन स्टेट्स के अंदर जब हम फूड आइटम्स की बात करते हैं, पर्टिकुलरली पल्सेस पे अगर हम जाते हैं, कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं जो हमें बाहर दूसरी स्टेट से मंगाने पड़ते हैं, वहां पर आपका फ्रेट इंपॉर्टेंट है कि किस रूट से आप इन आइटम्स को मंगाते हैं। तो जिन फूड आइटम्स की हम प्राइस रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं, इन्फ्लेशन रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं, ये इस पे डिपेंड करेगा कि आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, दूसरे स्टेट से कौन से आइटम आते हैं। जैसे मेजोरिटी ऑफ फ्रूट्स राजस्थान में बाहर से आते हैं, ऑनियन राजस्थान का बाहर से आता है, पोटैटो राजस्थान में बाहर से आता है। तो ये सारे आइटम्स जो हैं फूड प्राइस को अफेक्ट करेंगे। ये दैट विल बी डिपेंडिंग ऑन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अगर हम ट्रक से मंगा रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि यस, ये जो है राजस्थान को उतना एडवांटेज न मिले जितना अदर स्टेट को प्राइस रिड्यूस होने का मिल सकता हो। नहीं, ये तो सर जो अगर सिर्फ जो सब्जियों की बात कर रहे हैं, तो सब्जियां तो सारी ट्रक से आते हैं, क्योंकि जब भी उनसे बात होती है वो कहते हैं इतने ट्रक आ रहे हैं, इतने ट्रक आ रहे हैं, इतने कम हो गए ट्रक। ऐसा नहीं है कि वहां पे जो है ना वो रेल से आते हैं। एक बात कहूँ, कुछ सेंटिमेंट्स भी होते हैं। हम लोग अर्थशास्त्र बाहर निकल के देखें कि पेट्रोल अगर 1 रुपया महंगा, डीजल अगर 1 रुपया महंगा हुआ तो हर टैक्सी वाला, हर ट्रक वाला कहता है कि साहब फ्रेट बढ़ा दिया मैंने। क्यों? क्योंकि साहब पेट्रोल डीजल महंगा हुआ जा रहा है। तो ये सेंटीमेंट भी बहुत ज्यादा काउंट करता है। ये एक्चुअल जो अगर प्राइस राइज की आप बात करते हैं मार्केट के अंदर, ये केवल जो डीजल कंजम्पशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वो मार्केट जो सेंटीमेंट भेजता है कि फ्यूल प्राइस राइज हो रहा है, गैस सिलेंडर महंगा हो रहा है, तो रेस्टोरेंट कहेगा मैं भी प्राइस बढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि वेजिटेबल महंगी आ रही है, पल्सेस महंगी आ रही हैं। क्यों महंगी आ रही हैं? सब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हाई है। उतना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हाई नहीं हुआ है, लेकिन उसके बाद भी कहता है कि क्योंकि ये महंगी हो रही है, रसोई गैस महंगी हो रही है, तो वो मार्केट सेंटीमेंट भी और ज्यादा प्राइस राइज में अफेक्ट करता है। तो इस हिसाब से तो सर मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ कि इस हिसाब से जो 4.35 है वो कम से कम नहीं तो 6.35 होना चाहिए। नहीं, ये डिपेंड करता है कंज्यूमर पर। ये केवल हमारे बास्केट का इंडिकेशन है, जो चरण सिंह जी ने कहा कि हमारे बास्केट का इंडिकेशन है। मैं अगर गाड़ी यूज नहीं करता तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पेट्रोल का रेट क्या है। आम आदमी से अगर आप बात करें जो व्हीकल यूज नहीं करता है, पेट्रोल कितना महंगा हो रहा है, सस्ता हो रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज का। तो मैं ज्यादा यूज करता हूं तो मुझे फर्क पड़ता है। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि ये किसी पर्सन स्पेसिफिक नहीं हो सकता। सीपीआई डब्ल्यूपीआई केवल एक बास्केट का इंडिकेशन है। मैं कहूँगा साहब को इसने सबको परेशान कर रखा है। इस बास्केट में सीपीआई में जो है ना आपका 50% वेटेज है खाद्य पदार्थों का। हाँ। और आपका 10% के वेटेज है आपका आसपास है फ्यूल का। हाँ। तो जब आप मुझे बताओ, आप फ्यूल में 15 दिन में कितनी प्राइस राइज करते हो आप? अगर हम इसी पर्टिकुलर टाइम पे जाएं, 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, तो कितना इफेक्ट छोड़ेगा उसके ऊपर? जब आप एवरेजिंग करेंगे तो इफेक्ट ना के बराबर ही आएगा। ओके, तो आपको आगे आने वाले दिनों में आपको क्या लग रहा है कि महंगाई की दिशा में लगातार ये बढ़ने वाली है या अभी एक मेरी उम्मीद तो क्लियर है। जो ट्रेंड है कि इन्फ्लेशन डब्ल्यूपीआई डबल डिजिट में ही रहेगा 2021 के अंदर, इससे नीचे जाने की उम्मीद आज के दिन में कोई नजर नहीं आती। और सीपीआई भी उसी के आसपास घूमेगा, क्योंकि सीपीआई डब्ल्यूपीआई में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। कि बास्केट डिफरेंट जरूर है, बट जो बास्केट है उस ट्रेंड के अंदर केवल आप वापस एक ही उम्मीद करते हैं कि फूड आइटम्स की प्राइस वापस रिड्यूस हो सकती है, एक्सेप्ट पल्सेस एंड एडिबल ऑयल। बिकॉज अब क्रॉप आना शुरू हुई वेजिटेबल एंड फ्रूट्स की, तो वहां मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कि विंटर्स के अंदर जो है कि इन प्रोडक्ट की प्राइस बढ़े, तो सीपीआई उसके आसपास थोड़ा चेंज हो सकता है। बट 4% जो आपका आरबीआई तो खुश है। आरबीआई तो कहते हैं ठीक है, जो हमने टारगेट कर रखा है उस टारगेट के अंदर है हम, जो हमने जहाँ सीपीआई कर रखा है। तो बास्केट केवल इंडिकेशन दे रही है, बट इसको हम रियल लाइफ से पिंच से कनेक्ट करें वो ठीक नहीं होगा। जी चरण सिंह जी, ये नीति नियंता के रूप में आप किस तरह से देखते हैं कि जो प्राइस जो भी सीपीआई या डब्ल्यूपीआई जो भी है वो क्या इंडिकेशन देती है? वो कि वो आपको स्टेबिलिटी के संदेश देती है या फिर आपको लोगों को
मतलब उसको लोगों को उसके लिए कोई मीनिंग होता है क्या, सिर्फ कि आपके लिए ही मीनिंग होता है उसका? नहीं, इसका मीनिंग हर एक के लिए होता है। एक बात तो रिजर्व बैंक ने सीपीआई को 5% के करीब मेजर करके रखा है और कहा है कि इसी के आसपास वो दर चलेगा। तो इसलिए उसमें 5-6 के अंदर, 2 और 6 के अंदर हम लोग सीपीआई को रखते हैं। रिजर्व बैंक सीपीआई को मॉनिटर करता है। अगले 6 महीने 7 महीने 5% के आसपास सीपीआई चलेगा। अभी पिछली बार जो आंकड़ा आया है वो 4.35 आया है, तो उसके आसपास ही लगता है चलेगा। जहां तक तेल पीओएल का सवाल है, पेट्रोलियम प्राइसेस का सवाल है, इंटरनेशनल मार्केट में वो थोड़ा सख्त होने वाले आने के टाइम में, वो भी अंदाजा है। क्योंकि ये लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स आ रही है सप्लाई चेन में, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है। कार वगैरह वाहन के सेमीकंडक्टर्स में प्रॉब्लम आ रही है। तो आपने देखा होगा कार वगैरह मामलों में कार की कंपनियों ने जो डिस्काउंट देने वो बंद कर दिए। एडिबल ऑयल्स का मैंने आपको साइकिल बताया है। पाम ऑयल का 180 दिन होता है, सोयाबीन ऑयल का करीब 100 दिन होता है। तो उस कंपोनेंट को ठीक करने में 3 महीने से 6 महीने लग जाएंगे। अभी जो बाकी के रेट्स चल रहे हैं वो डिमांड सप्लाई पे बहुत फर्क होता है। अगर कोविड थर्ड वेव नहीं आया और भगवान करे ना आए, तो ये जो रिजर्व बैंक ने पूरा आंकड़ा 5 के आसपास बताया, उसी के आसपास रहना चाहिए। अभी कौन कौन ये सीपीआई का फिगर लेके टेंशन में रहता है? एक तो सबसे सरकार, क्योंकि उन्होंने सब लोगों को पेंशन अपनी तनख्वाह के साथ एक कंपनसेटरी कंपोनेंट देना होता है, तो वो उसको देखते हैं। रिजर्व बैंक ने इंटरेस्ट रेट फिक्स करना होता है, तो वो देख रहा होता है कि ये बढ़ रहा है या कम हो रहा है, उसको कंट्रोल करना है। जो प्राइवेट सेक्टर में हम आप सब नौकरी करते हैं, हम भी उस पर नजर रखते हैं, क्योंकि हमने अपने मुलाजमों को देखना होता है कि ये क्या सिचुएशन में है, उनका तनख्वाह, उनकी पगार में उनको नुकसान न हो, उनका परचेजिंग पावर बना रहे। फिर जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो भी उसको देखते हैं, क्योंकि वो उससे अंदाजा लगाते हैं कि हमारे इनपुट्स का कॉस्ट कितना बढ़ेगा। उसके मुताबिक वो रेट फिक्स करते हैं अपनी प्राइस लिस्ट, जिसके मुताबिक फिर आगे सामान बेचा जाता है। तो जो सीपीआई का आंकड़ा निकलता है वो डब्ल्यूपीआई भी, जो ये सीपीआई का आंकड़ा निकलता है उस पे हर आदमी की नजर होती है, सरकार की, रिजर्व बैंक की, अपने मुलाजमों की, मैन्युफैक्चरर्स की, प्रोड्यूसर्स की, और सबकी नजर उसी पे होती है। लोगों की तनख्वाह भी उसी पे फिक्स होती है। जो पीछे रेट चल रहा है अंदाजा लगाया जाता है कि आगे भी वही रेट रहेगा, तो सैलरी फिक्सेशन में भी वो रोल प्ले करती है। इसीलिए आपने देखा होगा रिजर्व बैंक, प्राइवेट एजेंसीज और पूरी दुनिया भर में एक एक्सपेक्टेशन सर्वे होता है कि जो लीडिंग इकोनॉमिस्ट, लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट, मैन्युफैक्चरर्स, वो कहाँ पे देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन आगे जाके होगी। इसीलिए रिजर्व बैंक और दुनिया के बाकी भी सेंट्रल बैंक एक अंदाजा देते हैं कि हमारी निगाह में इन्फ्लेशन इस रेट पे चलेगी। जी, तो इसका इंटरेस्ट रेट पर भी असर आएगा क्या? मतलब आपको क्या लगता है, जैसे आरबीआई ने 8 बार लगातार अभी स्टेबल रखा है, और जो अभी जो लेवल है 4.35, ये तो राहत देता लग रहा है, तो इसके हिसाब से तो अभी आरबीआई और कम कर सकता है। देखिए, जो इंटरेस्ट रेट का सवाल है, अमेरिका में आपने शुरू में कहा उधर भी बढ़ गई है इन्फ्लेशन, यूरोप में भी बढ़ी है, इंग्लैंड में भी बढ़ी है। सब के सब लोगों ने अपनी इंटरेस्ट रेट पॉलिसी को वहीं का वहीं रखा है, किसी ने उसके साथ छेड़खानी नहीं की है। क्यों नहीं की है? क्योंकि सब समझ गए कि ये तो टेम्परेरी है, ट्रांजिटरी है। इस कारण कौन से पदार्थों में रेट बढ़ रहा है, तो सबने अंदाजा लगा लिया। एडिबल ऑयल में बढ़ रहा है, पीओएल में बढ़ रहा है, कुछ कमोडिटीज में बढ़ रहा है, कुछ चाइना में प्रॉब्लम आई उस कारण बढ़ रहा है, कुछ सप्लाई चेन लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स आई उस कारण बढ़ रहा है। तो किसी भी सेंट्रल बैंक ने रेट, इंपॉर्टेंट सेंट्रल बैंक ने रेट बढ़ाया नहीं है। जहां तक हमारे देश का सवाल है, हमारे यहाँ पर हम ऑलरेडी 4% पे खड़े हैं और काफी लो माना जाता है। इसलिए उसको बढ़ाने, उसको कम करने का तो किसी के मन में अभी ख्याल नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेशन आपने खुद का 4.35 है। रिजर्व बैंक ने 5% पे उसको नाप के रखा हुआ है इन्फ्लेशन को, 4% पे रेट ऑफ इंटरेस्ट
रिजर्व बैंक ने फिक्स कर रखा है, 1% उससे कम है, पर जब वो बैंकों में जाके वो रेट चलता है तो 6, 7, 8, हाउसिंग लोन 8 पे जा सकता है। तो अभी तक मेरे अर्थशास्त्री होने के नाते मुझे नहीं लगता है कोई केस बनता है कि रेट बढ़ाया जाए। रेट कम किया जाए वो भी केस नहीं बनता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इन्फ्लेशन 5% पे चल रही है, ये 4% पे है। अगर कोई अर्थशास्त्री होगा वो कहेगा कि अगर हमें इन्फ्लेशन का पूरा विश्वास है कि 5% पे आएगी तो ये रेपो रेट को आप 5 पे क्यों नहीं ले आते, या 5.25 ले या 4.75 ले, ये केस बन सकता है, पर 4 से नीचे ले जाना केस नहीं बन रहा। लेकिन प्रोफेसर अमन, आप पेट्रोल डीजल की बात लगातार अगर करें तो इसी महीने में 5 रुपए बढ़ चुके हैं, तो 5 रुपए कहीं काउंट नहीं करेगा क्या? क्योंकि अगर जो अगले जब भी डाटा आएगा वो सितंबर का आएगा, अगस्त का आएगा, लेकिन इसका जो भाव बढ़े हैं, हाल में भाव बढ़े हैं, उसका कब असर आएगा? देखिए जी, पहली चीज मैं पहले भी आपको बताया कि जो दर बढ़ रही है वो दर है। जब ये 4%, 5%, 4.5% की बात कर रहे हैं, ये दर है। इसका मतलब ये नहीं है अगर 5% से 4.5% हुआ कि इन्फ्लेशन नहीं है। इन्फ्लेशन है, उसकी ग्रोथ, उसकी जो दशा है वो कम हुई है, जिसे हम, जैसे गाड़ी जब चल रही होती है हम कहते हैं हम एक्सेलरेशन कर रहे हैं, ज्यादा तेजी से रेस दे रहे हैं, एकदम से रेस कम कर दी है, कोई रेस की बात हो रही है। इसका मतलब ये नहीं कि गाड़ी नहीं चल रही या गाड़ी की स्पीड कम हो गई है। इसका मतलब यह है कि जितना पहले इन्फ्लेशन था उससे इतना और बढ़ा है, इतना और बढ़ा है, पहली चीज। दूसरी चीज, इन्फ्लेशन जिसे इकोनॉमिक्स में हम कहते हैं नेसेसरी इवल, मतलब ये होना बहुत जरूरी है। किसी भी बिजनेसमैन को अगर अपना पदार्थ आज 1 रुपए का बनाना है तो कल को अगर उसके 90 पैसे का बेचना पड़े तो वो नुकसान में जाएगा, इसलिए वो नहीं चाहता। अगर डिफ्लेशन हो जाएगा उसे प्रॉब्लम होगी उसकी। तो इन्फ्लेशन उसको चाहिए कि ताकि बढ़ सके, ये लगे कि हाँ मेरी कुछ माल बिक रहा है, मेरे को कुछ कमाई हो रही है। थोड़ी बहुत कमाई होती भी है कि 1 रुपए की चीज बनाई है, जाके 3 रुपए में बिकी, उसमें से कॉस्टिंग भी थोड़ी बड़ी, फिर भी पैसा बन गया। तो ये एक मार्जिन होके रखना जरूरी है हिंदुस्तान के लिए। पहले भी जब हम WPI पे ही करते थे, CPI पे जब रघुराम राजन जी आए उन्होंने बहुत तवज्जो दिया और CPI पे शिफ्ट किया सब कुछ को। और पर उससे पहले हम WPI की बात करते थे पिछले 60 सालों तक। तब भी जो है हम कहते थे कि 4.5 से 5% के बीच में अगर हमारा इन्फ्लेशन लेवल रह रहा है तो ठीक है। एक इकोनॉमी जो डेवलपिंग ग्रोइंग इकोनॉमी के हिसाब से, इमर्जिंग इकोनॉमी कह लें, डेवलपिंग इकोनॉमी कह लें, और उसको बाद में फिर पिछले 10 साल पहले करीबन 3.5-4% के बीच में, 3.5 से 4.5% के बीच में कर दिया। फिर जब CPI लागू किया रघुराम राजन जी ने और कड़े किया कि हर एक चीज में लागू किया जाए, हम कर सकते हैं, इसको आंकड़े को निकाल सकते हैं, तो देखने में आया कि 150 से 200 बेसिस पॉइंट का डिफरेंस आने लगा। बाद में फिर अब ये वेरिएबल जैसे आप कह रहे हैं वैसा हो रहा है। ये हमें एक आम आदमी को इतना चिंता करने की बात नहीं है। पहली चीज समझनी जरूरी है कि अगर 4, 4.5, 5% के आसपास है हिंदुस्तान की इकोनॉमी और एक आम आदमी के पास कैपेसिटी है उसको एब्जॉर्ब करने की, उसको सहने की, तो इसलिए डरने की बात नहीं है। इसलिए RBI ने पिछले मॉनेटरी पॉलिसी के बजाय इस बार जब शक्तिकांत दास ने कहा तो इतना तवज्जो नहीं दिया इस चीज को कि नहीं गवर्नमेंट को इमीडिएटली कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन हमारा जो एक्सपेक्टेड था उससे कम दर पे निकल के आया है, तो इसलिए वो रेंज के अंदर है। तो RBI ठीक है। जहां आपने इंटरेस्ट रेट्स की बात करी, वो इंटरेस्ट रेट हमेशा एक इन्फ्लेशन प्लस रियल इंटरेस्ट रेट होता है, उसके ऊपर निर्भर करता है, तो हमेशा मूव करता है। पर ये जो RBI इस समय पॉलिसी कर रही है स्टैग्नेंट रखने की, वो बहुत जरूरी है और ठीक है मेरे विचार में। अभी मेरे विचार में अगली 2 मॉनेटरी पॉलिसीज तक कोई भी इंटरेस्ट रेट में छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, क्योंकि जैसे चरण भी कह रहे थे मोमेंटरी होता है, चीज देखने की बात है। कोविड का भी असर आ रहा है, फिस्कल पॉलिसी का भी असर आ रहा है, ये किसानों के आंदोलन चल रहा है उसका भी थोड़ा असर आ रहा है, सप्लाई चेन डिसरप्शन होते हैं उसका भी आ रहा है, पेट्रोल डीजल के दामों का भी आ रहा है, हर एक चीज का अलग अलग टाइम पे आ रहा है। और ये स्टैग्नेंट नहीं है। इसने ये नहीं कह दिया कि जो ये कर लगाए गए हैं, सेस लगाए गए हैं, कभी हटाए नहीं जाएंगे या GST में दाखिल नहीं किया जाएगा। अगर सरकार कह दे अब तो ये रेट हो गया, अब हम नहीं कम करेंगे, तब तो फिर RBI को और स्टेप लेने पड़ेंगे और मॉनेटरी एजेंसीज को स्टेप लेने पड़ेंगे, पर ये नहीं कह रहे हैं कहीं पे भी। तो इसलिए ये चीज देखनी जरूरी है कि आगे जाके एक आम आदमी को राहत कैसे मिले इस महंगाई की मार से। महंगाई है और महंगाई तीव्रता पे है इस समय। ये कोई कहे कि तीव्रता पे नहीं है, मेरे विचार में गलत चीज है। क्यों तीव्रता पे है?
क्योंकि जॉब का रीएलोकेशन हुआ लास्ट ईयर। जो लेबर आज दिल्ली, मुंबई, बड़े बड़े शहरों में काम कर रहा था, कंस्ट्रक्शन में या दुकानों पे काम कर रहा था, वो रीएलोकेट हुआ और रीएलोकेट होकर अपने गांव गया। उनमें से 70% वापस नहीं आना चाहते, अब वहीं पे काम ढूंढेंगे, हो सकता है खेती बाड़ी करे, उनकी वो कमाई तो नहीं हो सकती है। तो जब वो कमाई नहीं होगी तो खर्चे करने की क्षमता भी कम होगी। इसीलिए मैंने कहा जो सब डिमांड है लोगों की, जैसे सिंह साहब ने भी कहा, डिमांड और फैक्टर्स की वजह से कम हो रही है और इसी वजह से हमारा इन्फ्लेशन रेट जो है वो कम दर पे जा रहा है। जबकि एक पुश है पेट्रोल और डीजल के दामों की वजह से, वो पुश दिखाई देने को नहीं पड़ रहा है क्योंकि डिमांड हम कंट्रोल कर बैठे हैं लोग, आम आदमी, कि क्यों कल को कोविड की प्रॉब्लम हो, वेव 3 की प्रॉब्लम हो, कल को मेरे को नौकरी ना मिले। ये जो लोग मूव किए हैं, कुछ को नौकरी मिल गई, कुछ को नहीं मिली, कुछ अपने धंधे स्टार्ट किए हैं। अब अगर आज मैं अपने धंधे में निवेश कर रहा हूं, जैसे चरण जी ने कहा एक एम्प्लॉयर होता है, वो देखता है उसको, तो जब मेरे को खर्चा करना है, मेरे को 4 लोग रखने हैं, तो 4 लोग नहीं रखूंगा तो कैसे बात बने। तो उसको मद्देनजर रखते हुए अपनी वो कंजम्पशन को बहुत अच्छे से कंट्रोल करे बैठा है, खर्चा नहीं कर रहा है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भी जो सरकार कर रही है, और इसीलिए सरकार बार बार कहती है, जबकि कांग्रेस है, नोबेल लॉरिएट्स हैं अमेरिका के जो हिंदुस्तान भी रहे हैं, वो भी कहते हैं कि पैसा बांट दो मिठाई की तरह। वो क्यों बांटने से फायदा नहीं होगा? क्योंकि वो आम आदमी खर्चा नहीं करेगा उस पैसे को, क्योंकि उसे कल खतरे की घंटी नजर आ रही है, कल का समय नहीं पता है, अनक्लियर है, अनसर्टेनिटी जिसे हम कहते हैं, जिसे रिस्क फैक्टर में कैलकुलेट किया जाता है। और इस वजह से जब वो खर्चा नहीं करेगा तो वो बढ़ेगा नहीं। कुछ और भी फैक्टर है, अब जैसे शादियां हैं, अब आप सिर्फ 30 लोग, 35 लोग, 40 लोग में कर सकते हो। हिंदुस्तान में एक शादी जो है बहुत बड़ा इवेंट होता था, एक त्योहार से भी बड़ा इवेंट होता है। एक मिडिल क्लास फैमिली वाला शादी 100, 150, 200 लोगों को बुला के करता है। तो आप ये सोचिए, जब वो खर्चा कम करेगा तो खर्चा कहां होगा? जब वो खर्चा ही नहीं होगा तो नेचुरली वो बचत होगी। वो अब गोल्ड भी नहीं खरीद रहा, गाड़ी भी नहीं खरीद रहा, कहता दाम इतने हैं, मेट्रो से चलेंगे तो बेटर है, कम से कम टिकट के दाम तो नहीं बढ़े अभी, उससे तो काम बात बनेगी। वर्क फ्रॉम होम चल रहा है ज्यादातर क्षेत्रों में, तो वो भी वहां पे नहीं मूव कर रहे हैं। तो इसलिए काफी सारी चीजें कंट्रोल फैक्टर की वजह से ये हमें दिखाई दे रहा है। जबकि जैसे मैंने कहा और औरों ने भी कहा, इस समय आरबीआई गवर्नर साहब ने भी कहा, इस समय बढ़ोतरी की तरफ दिखाई देती है रेस, और वो बढ़ोतरी अगले महीने तक आने की उम्मीद है, क्योंकि वो जरूरी है आए। अगर वो नहीं आएगी तो हमें चिंता की घंटी दिखाई देगी, क्योंकि एक नॉर्मल जो स्टाइल है, स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है हिंदुस्तान का, जो साल प्रति साल पिछले 40, 50, 70 सालों से चलता आ रहा है, वो ट्रेंड, मूवमेंट ऑफ ग्राफ चलना चाहिए, तभी एक नॉर्मल सी दिखाई देती है। जी प्रोफेसर सिंह, लास्ट सवाल आप दोनों से। प्रोफेसर बीबी सिंह, महंगाई अच्छी है, मान लिया जाए महंगाई अच्छी है? मैं जो इन्फ्लेशन की स्थिति शायद जो अमन जी कह रहे हैं, ही इज कनेक्टिंग विद द डिमांड, कि डिमांड अगर मार्केट में कंटिन्यू करती है, नेचुरली उसकी पूरी साइकिल मूव करती है। इन्फ्लेशन, डिमांड बढ़ना इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कहूंगा कि इन्फ्लेशन जरूरी है, बट डिमांड का मार्केट में बढ़ना जरूरी है। और ये बात मान के चलिए कि डिमांड सरकार नहीं बढ़ा सकती। डिमांड, जब इंसान को कॉन्फिडेंस आएगा मार्केट के अंदर, हेल्थ के अंदर, कि कोविड से हम फ्री हैं, बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। यानी ध्यान रखिए कि हम बहुत जल्दी कर रहे हैं। अभी हमें कोविड से या सेकेंड वेव से निकले हुए भी 3-4 महीने का टाइम हुआ है, तो ये सारे एक शॉर्ट टर्म एडजस्टमेंट इश्यूज हैं और ये जल्दी एडजस्ट हो जाएंगे। बट डिमांड सर्टेनली बढ़ना चाहिए और बढ़ेगी। जी चरण सिंह जी, महंगाई अच्छी है, आप कहेंगे महंगाई अच्छी है इस दौर में, बहरहाल जो हाल में दौर है? देखिए, महंगाई दुनिया भर में, विदेशों में देखिए वो तरस रहे हैं कि थोड़ी महंगाई हो। जापान में लोग तरस रहे हैं कि थोड़ी तो महंगाई हो, क्योंकि महंगाई होने से जो प्रोड्यूसर है, मैन्युफैक्चरर है, सर्विस प्रोवाइडर है, उसको लगता है कि मेरे को नफा होगा। वो नफा देख के और इन्वेस्ट करता है। घोड़ा पैसे देख के, घोड़ा घास खा के, इसलिए घोड़े के आगे घास बांधा होता है कि चले अभी। तो जो मैन्युफैक्चरर है, प्रोड्यूसर है, वो हमेशा नफा देखता है। जी, तो सवाल ये होना चाहिए कितनी महंगाई अच्छी है, इस तरह से पूछा जाना चाहिए। लेकिन फेस्टिव सीजन के दौरान जो महंगाई है वो निश्चित रूप से अगर आती है तो शायद उतनी चिंता की बात नहीं होगी, क्योंकि इसमें संकेत होगा कि कहीं ना कहीं एक डिमांड बढ़ रही है, और जो कि अर्थव्यवस्था के लिए एक हरियाली का संकेत होगा।
आप सभी लोग चर्चा में जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देखते रहिए पथघड़ी। नमस्कार।